तो चलो आज बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। कि आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि आप बीच रोड में खड़े हो और उधर से कार आ रही है, और जब कार आपके पास आता है तो कार कुछ ऐसा सुनाई देता है "ई", और जब कार आपसे दूर चला जाता है तो कार कुछ ऐसा सुनाई देता है इस टाइप से। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखो, जब कार आपके पास आता है तो आप तो एक ही स्थान पर खड़े हुए हो, और साउंड का रफ्तार उस स्पेसिफिक एयर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है। तो जब होता है तो कार तो आप ही की दिशा में बढ़ रहा है, और जो कार है आपकी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जो साउंड भी है वो भी आप ही की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जब दोनों आपकी दिशा में बढ़ते हैं, मतलब आप ही की ओर आते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, उसका जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। तो इसलिए वो जो फ्रीक्वेंसी है हमें हाई पिच में सुनाई देता है। लेकिन वहीं जब कार आपसे दूर चला जाता है तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि कार आपसे दूर जा रहा है तो इसलिए, लेकिन साउंड तो आपके पास आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि साउंड जो है वो लो पिच में सुनाई देता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ में चला जाता है। तो इसलिए हमें जो साउंड है वो लो पिच में सुनाई देता है। अब देखो, इसका ना कई जगह पे इस्तेमाल है। जैसे यूनिवर्स में तो इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, सही बताऊँ तो, क्योंकि इसकी मदद से स्टार्स की दूरी नापी जाती है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? अब देखो, जैसे यहाँ से कोई डिस्टेंस स्टार है, तो अब पैरेलैक्स की मदद से तो हम 100 लाइट ईयर्स तक की दूरी को नाप सकते हैं, पैरेलैक्स की मदद से, ठीक है ना। तो आखिर लेकिन उस स्टार का क्या जो 100 लाइट ईयर से ज़्यादा हो, तो उसकी दूरी कैसे नापेंगे? अब हमें ये बात पता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, और किस रेट से एक्सपेंड कर रहा है वो भी पता है। तो इसी के हिसाब से हमें सब, मतलब कैलकुलेशंस के आधार पर ये पता चलता है कि जो स्टार्स हैं वो हमसे पास आ रहा है और दूर भी जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो स्टार्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनका लाइट है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो यदि हमारे पास आता है स्टार, हमारी ओर आता है, तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है। तो हमें जो है लाइट में थोड़ा, जैसे यदि स्टार ये वहाँ पे लाल जल रहा है, लेकिन यदि वो हमारे पास आ रहा है तो हो सकता है वो येलो जलने लगे, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई हो जाता है, और जो वेवलेंथ है वो लो हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह यदि स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो घट जाती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। और जो यदि हमारे पास स्टार हमारे पास आता तो ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता। यदि लाल है तो येलो दिखता, येलो है तो ग्रीन दिखता, और ग्रीन है तो सियान दिखता, और सियान है तो शायद ब्लू दिखता, और ब्लू है स्टार। अब इतना में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्लू से आगे हमने आज तक मेजेंटा टाइप का ऐसा कुछ कलर तो स्टार देखा नहीं है, तो वैसा। लेकिन यदि डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से तो ऐसा हो भी सकता है, यदि स्टार कुछ ज़्यादा ही स्पीड से हमारी ओर आ रहा हो। तो देखो, होता क्या है कि इससे स्टार की आखिर दूरी कैसे नापी जाती है? स्टार्स की दूरी शायद इसी के ना, मुझे नहीं लगता कि इससे हाँ, स्टार्स की दूरी, हाँ, इससे नहीं नापी जाती यार, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्स की जो, इससे पता है क्या नापा जा सकता है? जो इससे स्टार्स की वेलोसिटी में नापी जा सकती है कि हमारी ओर आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है। तो इसी से तो पता लगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो वो किस में हो रहा है? वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जब एक्सपेंड हो रहा है तो भाई वो तो हो किस में रहा है? अच्छा चलो इसको जाने दो। मैं ये बोल रहा था कि आखिर दूरी कैसे नापी जाती है स्टार्स की ना? तो स्टार्स की दूरी कैंडला में नापी जाती है। अब
कैसे कैंडला से मेरा मतलब है कि स्टार्स की इंटेंसिटी को देख के नापी जाती है। अब कैसे, जैसे स्टार्स हमसे, जैसे हमारा सूरज अपने यहाँ से 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर है, ठीक है ना, तो वहाँ से यदि हम उसके पास जाएं तो सन है वो ज़्यादा चमकने लगेगा, उसका जो ब्राइटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम उससे दूर चलते जाएं तो उसका जो ब्राइटनेस है वो घटने लगेगा बाय इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि हम स्टार से जितना ज़्यादा दूरी पर जाएंगे उसके इन्वर्सली वो जो इंटेंसिटी है स्टार का वो घटते जाएगा। तो इस हिसाब से जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यदि इस्तेमाल करें तो हम स्टार्स की दूरी काफ़ी आसानी से नाप सकते हैं। बस हमें क्या स्टार्स की कैटेगरी को जानना पड़ेगा कि स्टार किस कैटेगरी की है, तो हमें ये पता चल जाती कि हाँ स्टार इस कैटेगरी की है तो उसका ब्राइटनेस कुछ इतना होगा, और जितना मतलब वो उसके पास जाने पर उसका ब्राइटनेस कुछ इतना होगा। क्योंकि यदि स्टार का मास यदि, और ये जो स्टार्स की जो है ना क्या बोलते हैं, जो इंटेंसिटी है वो उसके मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उसके सेंटर में उतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर होगा उसकी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। और यदि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया यदि हाई हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा, और जितना ज़्यादा स्टार हॉट होगा उसके कलर में उतना ही ज़्यादा बदलाव आएगा। तो इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ की मदद से स्टार्स की दूरी नापी जा सकती है। अब इसका इक्वेशन तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बस इतना पता है अभी कि स्टार्स जितना ज़्यादा हम दूरी पर जाते जाएंगे किसी भी लाइट सोर्स से, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बाई इन्वर्स स्क्वायर लो 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर दो उस जो है क्या बोलते हैं लाइट सोर्स और हमारे बीच की दूरी है जो मेजर करता है, और 1 कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ, चाहे स्टार्स की इंटेंसिटी हो गई या फिर जो भी, तो मानना पड़ेगा मैथमेटिक्स वाकई में बहुत बड़ा टूल है। मुझे तो ये ज़्यादा हैरान करते कि भाई यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, आखिर हो तो हो किस में रहा है, किस में हो रहा है। ओके, हमने जान लिया कि हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, तो फिर किस में हो रहा है, जिसमें हो रहा है वो भी तो होना चाहिए। क्या फिर ये सवाल ही गलत है कि किसमें हो रहा है, या फिर इससे सवाल भी गलत हो सकता है, शायद हमें पता ही नहीं कि बस हमारी यूनिवर्स में बस स्पेस ही है। अब स्पेस क्या है, मैटर और वेव्स के लिए जितने भी सारे हमारी यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं उनके रहने का स्थान है स्पेस। क्या स्पेस से भी कुछ बियॉन्ड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिसमें खुद स्पेस एक्सपेंड हो रहा है? शायद हम उसे नहीं जानते और कभी जान भी नहीं पाएंगे, मुझे लगता है। ओके, आज का बग यहीं ख़त्म करते हैं।